आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है किसी इंसान के साथ कि वो कोई बात कहता तो अपने फायदे के लिए है, लेकिन जब वो बात लोगों के सामने आ जाता है तो फायदा होने के बजाय उस व्यक्ति को अपने ही बोले हुए बातों से नुकसान होने लगता है। तब जाकर वो पछताता है, उसको समझ में आता है कि मैंने क्या कर दिया, शायद मुझे इस तरीके का बात नहीं बोलना चाहिए था। आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले सत्र में केंद्र की मोदी सरकार ने एक संशोधन बिल लेकर आया था वक्फ कानून में। जो वक्फ बोर्ड है, जो इस समय एक ऐसा भस्मासुर बन गया है कि जिस जमीन पे हाथ रख दे वह जमीन स्वाहा हो जाता है, यानी कि वह जमीन उसका अपना हो जाता है, चाहे वो जमीन पहले से किसी का भी हो। अगर एक बार वक्फ बोर्ड ने अपना हाथ उस जमीन पे रख दिया तो फिर वह जमीन वक्फ बोर्ड का हो गया, यानी कि जो उस जमीन का पुराना मालिक था, एक तरीके से उनके लिए वह जमीन स्वाहा हो गया, खत्म हो गया। उसी वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले सत्र में संशोधन विधेयक लेकर आया था, जो इस समय जेपीसी के समक्ष विचाराधीन है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर विचार कर रही है। उसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक सदस्य, जिसके लिए कहा जाता है कि वो बड़े विद्वान व्यक्ति है, प्रकांड विद्वान है, उससे बड़ा विद्वान इस धरती पे कोई भी नहीं है, बैरिस्टर साहब है। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कहां से पढ़ कर आए हैं, लॉ की पढ़ाई किए हुए हैं। वो अलग बात है कि उनका एक भी बयान लॉ के हिसाब से नहीं होता है, सारा बाय लॉ होता है। उस बैरिस्टर साहब ने उसी वक्फ बोर्ड वक्फ संशोधन विधेयक पर एक बयान दिया था, और अपने बयान में उसने खास करके उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था। उन्होंने बयान तो शायद यह सोच के दिया था कि मेरे बयान के बाद वक्फ बोर्ड से जिसका संबंध है, जिसको हम अब तक गुमराह कर रखे हैं कि वक्फ बोर्ड अल्लाह ताला के द्वारा बनाया गया एक प्रावधान है जिसमें बदलाव नहीं हो सकता है, वह समुदाय सड़क पे आ जाएगा। लेकिन वह समुदाय तो सड़क पे नहीं आया, क्योंकि अब सामान्य मुस्लिम परिवार भी समझता है कि वक्फ बोर्ड के आड़ में इस प्रकार से पिछले 60-65 सालों से देश में इस प्रकार के जो एलिस्टर, बैलिस्टर, फैलिस्टर जो थे, जो संभ्रांत परिवार के लोग थे, उन्होंने उनके हक को छीनकर और अपने परिवारों का भविष्य सुरक्षित किया है। इसलिए अब कोई भी सामान्य परिवार भी, सामान्य व्यक्ति भी ऐसे नेताओं के बात पे सड़क पे आने को तैयार नहीं है, तो सड़क पे नहीं आए। लेकिन जो बैरिस्टर साहब हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी है, उसने जो बयान दिया था, जो उसने कहा था कि मोदी सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आया है, अगर ये पास हो जाता है, इस देश भर में जो वक्फ संपत्तियां हैं उस पर सरकार कब्जा कर लेगी, और कब्जा कैसे कर लेगी ये भी उसने बताया था। एक तरीके से वक्फ कानून का पूरा सच्चाई पहली बार मुस्लिम समुदाय का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति देश के लोगों के सामने रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास 1,25,000 वक्फ संपत्ति है, जिसमें से 1,12,000 ऐसी संपत्तियां हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास कि वह संपत्ति वक्फ बोर्ड का है, लेकिन कब्जा वक्फ बोर्ड का है। समझ जाइए, यानी कि एक टोटल उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास टोटल संपत्तियों की संख्या 1,25,000 है, लेकिन उनमें से 1,12,000 ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, उनका कोई पेपर नहीं है उनके पास कि वह संपत्ति वक्फ बोर्ड का है, किसी ने वक्फ को दान किया है। मात्र 13,000 प्रॉपर्टी का कानूनी रूप से इनके पास साक्ष्य है। 1,12,000 संपत्तियों का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन कब्जा उन्हीं का है। इसी प्रकार से वो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि तेलंगाना में जो मस्जिद है हैदराबाद में, पूरे मस्जिदों की संख्या 34,000 है। समझ जाइए, हैदराबाद में, तेलंगाना में मस्जिदों की संख्या 34,000 है। उसमें से 90% ऐसे मस्जिद है जो जिस जगह पे बना है उस जगह का पेपर, कागज उनके पास नहीं है। यानी कि अगर उन मस्जिदों पे मुकदमा हो जाए तो वह समाज कोर्ट में यह साबित नहीं कर सकता है कि जिस जमीन पर मस्जिद बना हुआ है वह किसी मुसलमान का जमीन है, वक्फ प्रॉपर्टी है, किसी ने उनको दान दिया है तब जाकर उस पर मस्जिद बना है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद कह रहा है, कबूल कर रहा है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य के रूप में कि जो वक्फ बोर्ड है उनको जो कानूनी अधिकार कांग्रेसियों ने दिया है, उस अधिकार का दुरुपयोग करके उसने देश में अपने मर्जी के हिसाब से गैर कानूनी तरीके से संपत्तियों पर कब्जा किया है। और अगर केंद्र की मोदी सरकार यह कानून ले आता है, यह संशोधन
ले आता है और वो पास हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जो 1,12,000 ऐसी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास जिसका कोई प्रूफ नहीं है, वो 1,12,000 प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में चला जाएगा। इस तरीके से देश भर में जो आज के समय में वक्फ बोर्ड के पास 8.5 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, 8.5 लाख एकड़ जमीन है, भूमि है, उनमें से लगभग 7.5 लाख एकड़ भूमि सरकार के कब्जे में चले जाएंगे, क्योंकि उन भूमियों पर सिर्फ अवैध रूप से कब्जा है वक्फ बोर्ड का, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा दिया, वह आंकड़ा अब उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो काम करने का स्पीड है, रफ्तार है, उसका देश के अन्य 29 मुख्यमंत्रियों से कोई तुलना नहीं हो सकता। वर्तमान में हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 30 मुख्यमंत्री हैं। उन सभी मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मात्र मुख्यमंत्री है जिसका तुलना नहीं हो सकता है, और उनका तुलना इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपने कर्म की वजह से, अपने काम की वजह से अपना लकीर इतना लंबा खींच दिए हैं जिसका बराबरी कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जिस योगी आदित्यनाथ जी से टकराने का क्षमता इस देश का माननीय मिलोड नहीं रखते हैं। 8 साल में योगी आदित्यनाथ जी और उनके शासन प्रशासन को नाथने का जितना प्रयास माननीय मिलोडों के द्वारा किया गया इस देश में, उतना प्रयास अगर किसी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए किया जाता तो शायद वह मुख्यमंत्री कुर्सी पे नहीं रह पाता। नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो सभी बाधाओं को दूर करते हुए अपने लकीर को लंबा करते जा रहे हैं। उनका लकीर छोटा नहीं कर पा रहा है कोई भी। जिस तरीके से जो इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय तो परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत थी उनके लिए। केंद्र में विरोधी दल का सरकार था, उनको परेशान करने के लिए सारे तरीके अपनाए गए थे उस समय के सरकारों के द्वारा। कोर्ट से लेकर सरकारी सिस्टम और एनजीओ गिरोहों के माध्यम से न जाने कैसे कैसे तरीके अपनाए गए थे नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री रहते हुए निपटाने का। लेकिन वह नरेंद्र मोदी उन सभी बाधाओं से लड़ते लड़ते अपना लकीर इतना लंबा कर लिया कि आज राजनीतिक के मामले में उनसे सीधे टकराने में सभी के पसीने छूट जाते हैं। कोई हिम्मत नहीं कर पाता है कि वह राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी से टकरा जाए। उसी प्रकार का स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने है। बस फर्क यह है कि इस समय केंद्र में विरोधी दल का सरकार नहीं है बल्कि अपनी सरकार है, इसलिए थोड़ा सा राहत है इनके लिए। लेकिन जिस तरीके से खैरातियों का गैंग गिरोह, जिहादियों का गिरोह और राजनीतिक गिरोह, खास करके लाल टिड्डे और उनके सरगना पिछले 8 सालों से योगी आदित्यनाथ जी के पीछे पड़ा हुआ है, वह भी कोई कम नहीं है। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जी अपने काम के बदौलत अपने आप को एक ब्रांड बना चुके हैं और उनके नाम का डंका भारत सहित पूरे विश्व में बजता है। असदुद्दीन ओवैसी के दिए हुए उस फुल टॉस बयान पे योगी आदित्यनाथ जी ने जो बाउंड्री मारा है वह एक बार फिर से इस देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए मिसाल है कि अगर आप काम करना चाहे तो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। जिस रफ्तार से और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी काम करते हैं उनका मिसाल नहीं है कोई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1,12,000 वक्फ की ऐसी संपत्तियां हैं जिसका कोई कागज नहीं है, और उसके बयान के 2 दिन बाद ही योगी बाबा के प्रशासन ने उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड के कब्जे से 96 बीघा जमीन मात्र कुछ घंटों के अंदर मुक्त करा लिया है। जी हाँ, यह पहली बार हुआ है इस देश में कि कोई सरकार, किसी सरकार का प्रशासन उस वक्फ बोर्ड के कब्जे से 96 बीघा जमीन वापस लिया है, जिस वक्फ बोर्ड के खौफ से बड़ा जमींदार भी थर्रा जाता है। जिस वक्फ बोर्ड को छूने का हिम्मत इस देश के बड़े से बड़े सेकुलर सरकारों ने नहीं किया, इसके उलट उस वक्फ बोर्ड को एक ऐसा भस्मासुर बना दिया जिससे आज पूरा देश त्राहिमाम है। आज देश में ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जिस कोने में वक्फ बोर्ड ऐसे ऐसे जगहों पे कब्जा करता है जिस जगह का इतिहास इस धरती पर इस्लाम के आने से भी कई 100 साल पुराना है। भारत में आने को तो छोड़ दीजिए, तमिलनाडु के गांव में 1500 वर्ष पुराने मंदिर के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया।
सिर्फ मंदिर पर ही नहीं, जिस गांव में वो मंदिर है उस पूरे गांव पे दावा ठोक दिया कि पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का है। इसी प्रकार से अभी 2 दिन पहले दिल्ली में 6 मंदिरों पे कब्जा जमा दिया, दावा ठोक दिया कि ये सभी 6 मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। पटना के भभुआ क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में पूरे गांव पर, जो कि पूरा गांव हिंदू बहुल है, उस पूरे गांव पे दावा ठोक दिया कि ये पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का है। यानी कि एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड पूरे के पूरे गांव और मंदिरों पे कब्जा जमा रहा है, दावा ठोक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन उसी वक्फ बोर्ड के मुंह से, उनके हलक से हाथ डालकर गलत तरीके से कब्जाया गया वह जमीन, प्रॉपर्टी वापस ले रही है। वक्फ बोर्ड में संशोधन होगा कि नहीं होगा, वह सब आगे पीछे, उससे उत्तर प्रदेश सरकार को कोई लेना देना नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन जो पुराना कानून है अनलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने का, मुक्त कराने का, उसी कानून के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी और उसका प्रशासन इस अवैध कब्जाधारियों से उसका लूटा हुआ जमीन वापस ले रहा है, चाहे वो नुजूल का भूमि हो या फिर वक्फ के नाम पे गलत तरीके से दूसरे के भूमि पे कब्जा किया गया हो। ये जो 96 बीघा जमीन है, ये जमीन भी एक ऐसे जगह का था जिस जगह का इतिहास बरसों पुराना है। कौशाम्बी जिला में एक करा धाम है, जिसके लिए कहा जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति जी के द्वारा जग जो किया गया था, उस जग में अपने पति के अनादर को देखकर जो होम में कूद गई थी, जिसके वजह से वो जल गई थी। उसके बाद भगवान शंकर ने उनके शव को अपने कंधे पर रखकर पूरे संसार में भटकने लगे। उस समय जब भगवान शंकर जी को शांत करने के लिए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के सभी अंगों को 51 टुकड़ियों में काट कर विभाजित कर दिया, जिससे शंकर जी को शांत किया जा सके, उनको क्रोध को शांत किया जा सके। उसी दौरान उनका जो एक बाजू हाथ था, जिसको करा भी कहते हैं, वह उस जगह पे गिरा था जिस जगह पे कारा धाम बना हुआ है। और उसी जगह पे उसी कारा धाम मंदिर, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है, उस मंदिर का वह पूरा जमीन था और उसी पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। यह भी एक विचित्र सी बात है कि वक्फ बोर्ड खास करके उन्हीं जमीनों पे अपना कब्जा किया हुआ है जिन जमीनों का जुड़ाव सनातन धर्म के ऐतिहासिक स्थलों से है, जिसका पहचान सनातन परंपरा से है। आप अगर एक बार देखिएगा, गौर से समझिएगा, तो हर वह जगह जिस जगह पे सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का कोई बड़ा पहचान है, कोई बड़ा मंदिर है, शक्तिपीठ है, ऐसे जगहों पे वक्फ बोर्ड का कब्जा होता है। चाहे आप कारा धाम देख लीजिए, काशी विश्वनाथ का मंदिर देख लीजिए, अयोध्या का देख लीजिए मामला, मथुरा का देख लीजिए, या फिर राजस्थान में 2.5 दिन के झोपड़े को देख लीजिए, या फिर मध्य प्रदेश के जो माता सरस्वती का एक मंदिर हुआ करता था, भोजशाला, उसको देख लीजिए। ये सभी ऐसा जगह है जिस जगह का पहचान सनातन परंपरा से शुरू होता है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसी जगहों पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। यह संयोग नहीं है, यह एक तरीके का प्रयोग है, जानबूझकर सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करने का यह घिनौना खेल है जिहादियों का। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन जिला न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद एडीएम कोर्ट के फैसले पर अगर तेजी से काम करते हुए इस तरीके से वक्फ बोर्ड के हलक से जमीन निकाल सकता है, तो अन्य राज्यों का सरकार भी तो इसी प्रकार से काम कर सकता है ना। उनके सामने क्या दुविधा है? उनको किसने रोका इस तरीके से काम करने से? वो कब तक दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे कि केंद्र को कानून बनाना चाहिए, केंद्र को ये करना चाहिए, केंद्र को करना चाहिए। अरे भाई, सब काम अगर केंद्र को ही करना चाहिए तो राज्यों में क्या मुख्यमंत्री क्या करेंगे? किस लिए बने हुए हैं? एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर वह सब कुछ करके दिखा सकता है तो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसी कौन सी बाधा है? अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद भी अगर बुलडोजर चला सकता है तो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के पास क्या वो शक्ति नहीं है? क्या उनके पास वो कानून नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार किसी दूसरे कानून से गवर्न होती है? कानून तो देश में एक ही है। तो अगर उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ सरकार अगर कर सकता है तो बाकी राज्यों का मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने वाला एक योगी है जिसके कर्तव्य निष्ठा का कोई तुलना नहीं है किसी से। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, नेताओं का
कहीं ना कहीं हित जुड़ा हुआ है ऐसे कामों से जिससे वह उस काम को नहीं कर पाते हैं। सिर्फ वक्फ बोर्ड के हलक से जमीन ही नहीं निकाला है, योगी आदित्यनाथ जी का सरकार पाकिस्तान के पूर्व प्रधान राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के जमीन को भी नीलाम करने जा रहा है। 66 बीघे जमीन को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का जमीन है, जिस पर बरसों से कई एक लोग कब्जा करके अपना खेती बाड़ी कर रहे थे। उस जमीन को भी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन बाहर निकाल कर लाया है और उन 66 बीघों जमीन का नीलामी होने जा रहा है। इससे पहले भी परवेज मुशर्रफ के भाई के 13 बीघे जमीन का नीलामी योगी सरकार कर चुकी है, लेकिन अब 66 बीघे जमीन का नीलामी होने जा रहा है। जो जमीन शत्रु संपत्ति था, उस जमीन पर बरसों से भूमाफिया गलत तरीके से कब्जा करके रखा हुआ था, लेकिन उसे भी योगी आदित्यनाथ जी बाहर निकाल चुके हैं और उसको भी अब उसके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिस रफ्तार से आज योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, इसी रफ्तार से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी अगर काम करना शुरू कर दे तो इस देश का तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगा। इतने अड़चनों के बाद भी जिस प्रकार से एक कहावत है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार और देश के सुप्रीम कोर्ट में यही सब चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ जी के कार्रवाई पे रोक लगाने के लिए डाल डाल चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी भी पात पात चल रहे हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ, उनका सरकार, उनका सिस्टम माननीय मिलोडों को एक तरीके से आईना दिखा रहा है कि माननीय मिलोड, आप चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी तरकीब क्यों ना अपना लो, आप मुझे नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि मैं हे दृष्टि से, दुर्भावना से ग्रसित होकर काम नहीं करता हूं। जो कानून के नजर में सही है, कानूनी है, संवैधानिक है, मैं वही काम करता हूं और कानूनी और संवैधानिक काम करने से मुझे कोई भी कोर्ट नहीं रोक सकता है। जहां इस देश के अन्य राज्यों की सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक फटकार से तारे गिनने लगते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ जी और उनका प्रशासन, उनका शासन सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल का ऐसा जवाब देता है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछने के लायक नहीं रहते हैं। सीएए के दंगे में दंगाइयों का जब फोटो चौराहे पे लगाने के बारी आया तो इसी तरीके से माननीय मिलोडों ने योगी आदित्यनाथ जी से कहा था कि आप किसी का फोटो कैसे लगा सकते हैं, आप फोटो उतारिए। योगी आदित्यनाथ जी ने बगैर फोटो उतारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक कानून लाकर मिलोडों को बता दिया कि माननीय मिलोड, हम इस तरीके से फोटो लगा सकते हैं जो हमें उतारना नहीं पड़ेगा। उसके बाद माननीय मिलोड शांत हो गए, वो फोटो शायद अभी भी लगा हुआ होगा। इसी प्रकार से बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी रोक लगाया था 1 अक्टूबर तक के लिए कि 1 अक्टूबर तक इस देश में कोई भी सरकार बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो हमसे पूछ कर करेगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का कार्रवाई निरंतर जारी है। योगी बाबा का प्रशासन धुआंधार बुलडोजर चला रहे हैं, बिना किसी से पूछे चला रहे हैं। यह दिखाता है कि प्रशासन अगर काम करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि काम ईमानदारी से हो रहा हो, कानूनी तरीके से हो। इसी तरीके से इसी साल कांवड़ यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने नियम बनाया था कांवड़ यात्रियों के लिए, कांवड़ यात्रियों को सहूलियत मिले, इसके लिए कि कांवड़ यात्रा रूट पर जितने भी खाने पीने के सामान बेचने वाले लोग हैं, कोई भी अपना पहचान नहीं छुपाएगा, सभी अपना ओरिजिनल पहचान अपने दुकान, अपने रेहड़ी पटरी ठेले के आगे प्रदर्शित करेगा। बवाल हुआ था इस देश में, तरह तरह के ज्ञान दे रहे थे। माननीय मिलोडों ने भी बड़ी सारी ज्ञान दिया कि आप जबरदस्ती किसी से नहीं पूछ सकते, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं किसी को अपना पहचान बताने के लिए। सिर्फ अगर आपको नियम लाना ही है तो सिर्फ कुछ रूटों पे क्यों, पूरे प्रदेश के लिए क्यों नहीं लाएं, इस तरीके का ज्ञान दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। योगी आदित्यनाथ जी ने कल ही उस ज्ञान का भी ऐसा उपयोग किया है, ऐसा जवाब दिया है कि अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट यह सवाल पूछेगा। योगी आदित्यनाथ जी और उनके सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके यह आदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में सभी खाने पीने के सामान बेचने वालों को अब अपना पहचान प्रदर्शित करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा होटल हो, बड़ा होटल हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, 5 स्टार हो, 3 स्टार हो, कुछ भी हो। अगर आप खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, खाने पीने का आपका
कारोबार है तो आपको अपना ओरिजिनल पहचान लोगों के सामने प्रदर्शित करना होगा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा भी लगवाना होगा और उस कैमरा का फोटोज आपको सुरक्षित रखना होगा। जब भी प्रशासन मांगेगा आपको वह फोटेज देना पड़ेगा। अपने सभी स्टाफ का पहचान आपको बताना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा बोर्ड पर लिख कर। जो लोग सावन में उस आदेश से परेशान थे, इस आदेश के बाद उस सबको भी सांप सूंघ गया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, अब कैसे विरोध करे, अब कैसे सुप्रीम कोर्ट पर जाए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी का जो काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है और यही तरीका उनको सबसे अलग बनाता भी है, सब में सबसे विशिष्ट बनाते। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।